हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में बात करें। वास्तविक संख्या को तो वास्तविक संख्या से आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग जो है इसका जो है वेटेज जो है आपका 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स जो है आप लोग का परीक्षा में इससे आने वाला है। तो 10 मार्क्स को हम लोग को छोड़ना नहीं है। ऐसे 10 मार्क्स होता है, लेकिन जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो दोगुना हो जाता है। तो इसको हम लोग आज समझने वाले हैं क्या होता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर ये जो होता है वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या की अगर परिभाषा की बात करें तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिभाषा तो हम लोग लिख लिए, लेकिन परिभाषा से केवल काम चलने वाला नहीं है। परिभाषा परीक्षा में कतई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जो है इसको जानना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीखें कि जो है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या होता है। तो ये परिमेय होता है और अपरिमेय क्या होता है। अगर बात करें परिमेय और अपरिमेय को, तो परिमेय और अपरिमेय से परीक्षा में जो हमेशा जो है कम से कम 2 से 3 सवाल ज़रूर रहता है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि परिमेय क्या होता है। तो वास्तविक संख्या को अगर सही तरीके मायने में देखा जाए तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। एक होता है वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। के होते हैं। पहला जो होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, दोनों को समझते एक साथ, क्योंकि जो है परीक्षा में से आता है ऑब्जेक्टिव में हमेशा। तो जो है इसे छोड़ना नहीं है। परिमेय संख्या जो है हम लोग सीखेंगे 9th क्लास में कि P/Q के रूप में लिखा जाए। यानी जिस संख्या को अगर P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या, और जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या, और जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो है P/Q के रूप में किसे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग एक संख्या लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, तो 2 है तो इसके नीचे एक लटकल होगा। ऊपर वाला का जो है P मान लीजिए, नीचे वाला के Q। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगा, है ना। लेकिन इसमें एक शर्त होगा कि Q जो होगा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखें हम नीचे में अगर 0, Q के मतलब नीचे वाला, Q का मतलब क्या होगा, नीचे वाला। तो Q अगर 0 लिखे तो Q के जगह पर अगर 0 हो गया, तो अगर कोई भी संख्या बटा के नीचे हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित।
उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित, यानी बटा के रूप में आ जाएगा तो उस संख्या का मान जो होता है बटा के रूप में अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकता है। तो देखिए आगे अगर देखें तो यहाँ पर 4 और बटा में 5, ये भी जो है परिमेय संख्या होगा। -1/2 ये भी परिमेय संख्या होगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है 1/, परीक्षा में ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता, परीक्षा में ऐसे देखा जाएगा, ऐसे दे देगा और ऐसे। क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हाँ, परिमेय संख्या लगता है कि होगा। तो देखिए ऐसा सवाल आवे या परीक्षा में ऐसा ही आएगा। तो एक चीज़ याद रखना है, जो रहेगा ओढ़नी के भीतर, जो रहेगा ओढ़नी के भीतर वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। जो संख्या ओढ़नी के भीतर यानी रूट के अंदर से ना निकले तो उसको कहेंगे अपरिमेय। यानी कहने का मतलब जो हुआ, देखते हैं 1/√9, √9, तो ये जो है देखते हैं कि निकलता है कि ना निकलता है। तो रूट से जो है निकलेगा, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखिए अब p/q के रूप में आ गया, तो इसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका √9/√25। अब देखना है कि वो दोनों रूट के अंदर है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 9 का वर्गमूल 3। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। p/q जो हुआ ओढ़नी के बाहर आ गया, ओढ़नी के क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे और संख्या आ सकता है, बहुत सारे ऐसा है, 1/√16 दे देगा। बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो देखते हैं कि वर्ग जो है वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। वर्गमूल का मतलब जो है रूट से बाहर आना चाहिए, यानी ओढ़नी से बाहर आना चाहिए। ओढ़नी से बाहर आएगा कि नहीं, देखिए 1/√16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो 1/4 हो गया। जब 1/4 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हम लोग सीख गए कि अगर रूट के अंदर से बाहर निकल जाता है तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोल देते हैं। तो आप दिमाग में एक चीज आट रहा होगा कि आंसर और रूट के भीतरे रहेगा तो क्या होगा, तो रूट के भीतरे रहेगा यानी रूट के भीतर ही रह जाएगा। तो ये ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूट से भीतरे रह गया, यानी रूट के भीतर ही रह गया, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। 2 का वर्गमूल निकलता है जी, नहीं निकलता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और देखते हैं यहाँ पर जो है √2, निकालिए इसको वर्गमूल, निकालिए, नहीं निकलेगा पूरा पूरा। जैसे √3 हो गया, ये वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे और हम लोग लेते हैं √5 हो गया, √5, ये भी नहीं जो है निकलेगा वर्गमूल पूरा पूरा, ये भी जो है आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे और परीक्षा में दे देगा यहाँ पे √9 और नीचे में लिख देगा √7, कहेगा कि बताओ परिमेय है कि नहीं है। तब परिमेय है कि नहीं है, हम देखते हैं। ओढ़नी से बाहर निकलता है, यानी जो है रूट से भीतरे रहेगा कि बाहर निकलेगा, भीतरे से निकल जाएगा बाहर। देखिए तो निकल जाएगा, लगता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन इसका नहीं होता है। इसका क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर ऐसे में ऊपर में या नीचे में कोई रूट के भीतरे रह जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे और संख्या हम लेते हैं, रूट जो है रहे ऊपर में √5 है और नीचे आ जाएगा आपका रूट जो है √16। बताइए परिमेय होगा कि नहीं होगा? तो देखते हैं कि अपरिमेय होगा कि नहीं होगा। देखिए ये इसका वर्गमूल ना निकलेगा, इसका निकाल दीजिएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है, 4, इसका निकालिएगा तो देखते हैं कि ऊपर रूट के अंदरे रह गया, यानी रूट के भीतर ही रह गया, लेकिन नीचे वाला बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों में से कोई एक जो है रूट के अंदर ही रह गया। तो यहाँ पर रह गया तो ये क्या कहलाएगा, तो परिमेय नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, यानी एक चीज़ हम सीखे कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर रह जाता है,
वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाता है, तो वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो रूट यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, ठीक है, वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल अगर पूरा पूरा ना निकलेगा किसी संख्या को, तो उसे p बटा q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकलेगा तो उसे p बटा q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। और आप लोग परिभाषा सीखोगे कि जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एकदम समझ गए हो, रट लिए होंगे, सबको याद होगा। लेकिन यह परिभाषा परीक्षा में पूछवे न करता है। परीक्षा में कैसे पूछेगा सवाल? कहेगा कि बताओ रे बाबू कि निम्न लिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जो है यहाँ से अपरिमेय संख्या को ऑप्शन में अगर दिया जाए तो यहाँ पे 1/√4 हो गया, यहाँ पे 1/√5 हो गया, यहाँ पे 1/√9 हो गया, यहाँ पे 1/√16 हो गया। बताइए कौन जो होगा एकरा में अपरिमेय संख्या होगा? कौन होगा आपका अपरिमेय संख्या? बताइए। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल जो होगा पूरा पूरा निकलेगा। देखिए 4 का वर्गमूल देखिए p बटा क्यू, p बटा क्यू, p बटा क्यू, इसका वर्गमूल ना निकलेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका भी वर्गमूल निकलेगा, यानी 9 का वर्गमूल 3, यानी कितना हो जाएगा? 1/3 p बटा क्यू। इसको भी करिएगा तो 1/16 का वर्गमूल 4, यानी p बटा क्यू हो गया। यानी जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम सीखे कि कौन अपरिमेय संख्या है। इसी में से एक और सवाल दे देगा इस तरीके से, कौन निम्न लिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, देख रहे भाई, एक चीज़ बता दे रहे हैं, बता ये रहे हैं कि ऐसा सवाल परीक्षा में एगो जरूर, 2 गो जरूर रहे। अगर ये टॉपिक आपका जो है क्लियर हो रहा है तो समझिए कि आपके लिए बेहतर है। ठीक है, और तो ऑप्शन को अगर देखते हैं यहाँ से 1/√9, √16/√25, √25/√9, डी में सभी क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं कि अंदर से बाहर भीतरे से बाहर निकलता है कि नहीं है। तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल 5 होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका वर्गमूल सॉरी तो हम जो है यहाँ पे 1/3 देखे, यानी जो है भीतरे से बाहर निकल गया। ये भी देख रहे हैं कि भीतरे से बाहर निकल गया, ये भी देख रहे हैं कि भीतरे से बाहर निकल गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल जो है आपके परीक्षा में आनी चाहिए।
यहाँ से सवाल जो है एक सवाल जो है, 2 सवाल जो है यहाँ से परीक्षा में आनी चाहिए। आशा करते हैं कि ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय से सवाल जो है परीक्षा में नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय के अगर परिभाषा पर जाए, परिभाषा तो ऐसे परीक्षा में नहीं आवेगा, कहीं न नहीं आवेगा, न कभी पूछा है न कभी पूछेगा, एकदम कन्फर्म है, कहीं लिख लीजिए अभी से कोना में। ठीक है, परिभाषा सबको याद रहता है, अब परिभाषा पूछबे नहीं करता परीक्षा में। ठीक है, तो पर भी जो है हम लोग परिभाषा को लिखते हैं। पहले जो है हम लोग सीखे थे कि वास्तविक संख्या 2 तरह का होता है। पहला परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, जहाँ Q ≠ 0 लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में किसे लिखेंगे? जैसे 1/√9 रूट निकलेगा, 1/√25, 1/2 -1/2, 0 -3। इस तरीके से बहुत सारे संख्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, बहुत सारे संख्या हो सकता है जो परिमेय संख्या होगा। आप समझते हैं कि परिमेय संख्या भी कई तरह का हो सकता है। परिमेय संख्या थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। परिमेय संख्या भी कई तरह का हो सकता है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन होता है। बचपन में हम लोग सीखे होंगे कि परिमेय संख्या के प्रकार को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीखे होंगे सम, विषम, प्राकृत, आगे सीखते हैं संख्या के बारे में। परिमेय संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला सम संख्या, सम संख्या बचपने से इसको पढ़ते आ रहे हैं। वैसी संख्या जो 2 से भी पूरी विभाजित हो, यानी 2 से कटने वाला संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc। ठीक है, आगे क्या होगा? दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या सब कोई जानते होंगे कि जो 2 से ना कटेगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, फलना हो गया, ढिकना हो गया। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में भी हम लोग जान गए। तीसरा जो है हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो जहाँ से गिनती चालू होता है सब संख्या के मिला दो तो सब प्राकृत संख्या होता है। गिनती कहाँ से चालू होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फलना ढिकना सब होगा। तो यहाँ पे अगर लिखे परिभाषा, ये दोनों का परिभाषा लिख लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे वर्गीयन से सूचित किया जाता है। जैसे वर्गीयन बराबर अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ठीक है, तो गिनती जो स्टार्ट करेंगे जहाँ से उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। आगे जितना तक आप जाइए, ठीक है, जाते जाते रुक जाइएगा तो वो कहलाएगा परिमित। और ना रुके का मन करेगा जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए तो अपरिमित हो जाएगी। रुके के मन करेगा जहाँ तक गिनते गिनते मन किया कि नहीं अब थक गए तो वो कहलाएगा परिमित। और जाते जाते ना थके हैं, आओ को लगा कि आओ जाए, लिखते रहिए, मन नहीं करेगा रुके के तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमित। और जो रुक जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमित। ठीक है, तो प्राकृत संख्या भी दो तरह से हो जाता है, एक परिमित और एक अपरिमित। तो आई होप कि प्राकृत संख्या के बारे में भी आप लोग जाने होंगे। एक चीज़ जो है बता देना चाहते हैं कि बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जो है इस तरीके से अभी तक यूट्यूब पर जो है नहीं लिख करके जो कोई बताते हैं। तो सुंदर से आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में जो है बाल बच्चा के भी दिक्कत ना हो, बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। नहीं तो कि जो है कहीं पर जो है गुमटी खोल के ही पढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट फलना ढिकना भी हो जाएगा आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सीखे क्या कि हम लोग सीखे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाएगा। यानी गिनती की संख्या आपका ये हो गया, इसको शून्य को शामिल कर दिए, तो जब शून्य को शामिल कर दिए तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर दो चीज़ सीखे यहाँ पे, एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या होगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। बताइए, क्या जीरो शामिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? तो यहाँ पर जो है एक चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सभी 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 प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं तो आगे पूर्ण संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। ये क्या होता है? एक भाज्य होता है, एक होता है अभाज्य। भाज्य होता है, एक होता है अभाज्य संख्या। दोनों को जो एक साथ समझते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है, यानी एक और अपने आप से विभाजित होता है। जैसे 2 को देखिए, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तीसरा से काटना है तो काट के दिखा दीजिए। यानी पूरा कटना चाहिए। यानी जो है 3 को अगर देखिएगा तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 को देखिएगा तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 को देखिएगा तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने आप से विभाज्य होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे यहाँ पर जो आप लोग देख लिए, परिभाषा देखते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी एक और अपने आप से कटना चाहिए। कोई भी संख्या को उठा लीजिए, एक और अपने आप के अलावा कोई से नहीं कटेगा। और लेते हैं तो 23 के बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, आगे भी होगा। यानी जो संख्या एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा अभाज्य संख्या है? ठीक है, या ऐसे भी पूछेगा कि सबसे छोटा सम संख्या, तो 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 होगा। और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या
तो 2 ही होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे नोट पॉइंट में जो है लिख लीजिए, यहाँ पे नोट पॉइंट में यहाँ पे जो है लिख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य या सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या 2 होता है। परीक्षा में आया हुआ है, तो इस पर जो है गौर करिएगा। आगे हम लोग जो है भाज्य संख्या के बारे में सीखते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट है। ये दुएगो से फंसेगा और ये जो होगा बड़ी मानी से फंस जाएगा, यानी 2 से अधिक से फंसेगा तो भाज्य संख्या होगा। और दो गो से ही केवल फंसेगा तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी देखते हैं, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप लिखते हैं इसको, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक और अपने आप से ही केवल वाला था। एक और अपने आप से विभाजित होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। और एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित होगा तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो 4 के बारे में, 4 देखिए केकरा से फंसता है। एक से फंसेगा, 2 से भी फंसेगा और 4 से भी फंसेगा। यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 क्या है, तो 4 जो होगा, 4 भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा। यानी एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा से भी कट रहा है तो 4 क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा, तो भाज्य संख्या कहलाएगा। 4 हो गया। 4 के बाद जो अगर देखा जाए तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 नहीं होगा, 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से कई संख्याएं होंगे। 6 के देखो तो 6 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 को देखें तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से कटेगा। 9 को देखें तो 1 से कटेगा, यहाँ पर जो है 11 नहीं होगा। 9 से अगर देखें तो 9 को 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 12 को देखें तो 1 से, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक ही वो से एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से जाकर फंस जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा से जाकर नहीं फंसेगा तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। आई होप कि इसको जो है अच्छे से समझे होंगे। तो
आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा बताइए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। परीक्षा में आया हुआ है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा? तो 4 होगा। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? तो 4 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो एक आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये क्या होता है? अब बात करें इसको तो ये जिससे संबंधित परीक्षा में एक न एक जरूर सवाल रहता है, और परीक्षा में एक न एक जरूर सवाल रहता है, और सवाल जब ऐसा आता है तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए आज से उसके बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग कहे कि वैसी संख्याओं का वैसा जोड़ा, संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी संख्याओं का वैसा जोड़ा, यानी इसमें कितना रहेगा? 2 रहेगा। सह मतलब क्या होता है? 7। अभाज्य संख्या यानी कहने का मतलब 2 संख्या रहेगा। जैसे 2 लिख लिए, 5 लिख दिए। देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे कहता है कि संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि दोनों में 1 शामिल होना चाहिए। देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा। तो दोनों में कौन शामिल है? 1। तो 1 ही केवल शामिल होना चाहिए। दोनों में क्या शामिल होना चाहिए? 1 ही केवल शामिल होना चाहिए। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 6 हो गया और 9 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया। इसको देखे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। लेकिन इसको देखे तो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो देख रहा है कि दोनों में ज़्यादा कौन शामिल है? 1 है। दोनों में ज़्यादा कौन शामिल है? 1 है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 होगा। और ये दोनों जो है सह अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, तो अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे 2 लिख लिए यहाँ पे और यहाँ पे लिखनी है 6। देखते हैं इसको, अगर देखें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। लेकिन इसको कर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड एकरा में 1 है, एकरो में 1 है, एकरो में 2 है, एकरो में 2 है। तो क्या ये सह अभाज्य होगा? तो सह अभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बोले अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड, अधिक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अधिक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2 भी, तो ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। परीक्षा में सवाल आता है और हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सह
अभाज्य संख्या है। तो परीक्षा में ऐसा आ जाए तो हम लोग को क्या करना है कि उस दोनों संख्याओं का मसा निकालना है। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा में ऐसा आ जाए तो हमको क्या करना है कि दोनों संख्याओं का मसा निकालेंगे। अगर मसा, दोनों संख्याओं का मसा निकालने के बाद अगर एक आता है तो सह अभाज्य कहलाएगा। अगर मसा निकालने के बाद एक नहीं आता है, एक के अलावा कोई संख्या आ जाता है तो सहअभाज्य नहीं कहलाएगा। जैसे देखते हैं इसका मसा निकाले तो यहाँ पर 2 और 1 होगा, इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 हो गया और 4 हो गया। नहीं, 1 भी और 2 भी शामिल है, यह सहअभाज्य नहीं है। इसको गुणनखंड करें तो ये होगा 2, 1 और 4। इसको करें तो 1, 3 और 9, यानी दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना शामिल है? 1 है, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो संख्या दिया हुआ रहेगा तो दोनों संख्याओं का मसा निकाल लेंगे। मसा के मतलब जो है महत्तम समापवर्तक। निकालने के बाद अगर मसा 1 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? सहअभाज्य संख्या होगा। तो आई होप कि ये टॉपिक भी आप लोग समझे होंगे और परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आता है और आता रहेगा। अगर समझ गए हों तो अच्छी बात है, समझना भी चाहिए, क्योंकि इतनी आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। और इससे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो लिखने के लिए नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा इससे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक सीखे हैं कि संख्या क्या होता है। ठीक है, संख्या क्या होता है, संख्याओं के बारे में सीखे और परिमेय संख्या, वो में जो उसमें भी परिमेय संख्या के ही बारे में जो है सीख रहे थे। आगे अगर जो है हम लोग सीखे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पहले भी बता चुके हैं हम कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या, इसको जो है चर्चा कर दिए हैं। आगे टॉपिक की बात करें तो आगे जो है मिलता क्या है? शांत तथा अशांत। शांत तथा अशांत। तो शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, तो समझते हैं इसको। शांत के मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद वो संख्या जो होगा रुक जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, तो उसको शांत। जैसे यहाँ पे भाग दे तो 2 दूना 4, 1 आया ना लग रहा है, दशमलव बैठा देंगे 0, 2 5 10, रुक गया। ठीक है, रुक गया, तो इसको क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो है 10 में 3 से भाग दीजिए। ठीक है, देते हैं भाग 3, 10, 3 तिहाई 9, 1 और यहाँ पे 0.0 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9। यानी देख रहे हैं कि ऐसे आते रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत अशांत कहेंगे। यानी भाग देने के बाद नहीं रुकेगा, तो उसी को कहते हैं अशांत। और भाग देने के बाद रुक जाएगा तो उसी को कहते हैं शांत।
लेकिन परीक्षा में जो है हम लोग को ऐसे नहीं करना है। परीक्षा के लिए रूल होता है कि यदि जैसे बड़ा संख्या आ जाए, जैसे आ जाएगा 2/1, 7/500, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए रूल है कि यदि p/2m गुना 5n के रूप में हो तो शांत होगा, शांत होगा। यदि p/2m गुना 5n के रूप में नहीं हो तो अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, यानी p/2m और 5n के रूप में ना हो तो अशांत होगा, और p/2m और गुना 5n के रूप में हो तो क्या होगा? शांत होगा। अब ये 2m और 5n क्या होता है, इसको तोड़ करके हम लोग देखते हैं। इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करके लेके लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। समझते हैं परीक्षा में आता कहाँ से ऐसे सवाल आता है। कहेगा कि 2/15 बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो हम क्या सिखाएं कि यदि p/2m और 5n के रूप में हो तो क्या करना है कि परीक्षा में इसको गुणनखंड करना है, नीचे वाला का करने वाला के नीचे वाला का गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड कीजिएगा तो कुछ भेटाएगा संख्या, इसको गुणनखंड किया तो कितना आएगा? 3 गुना 5। तो नीचे में क्या रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। 2 के पावर में कुछ भी होना चाहिए, 2 के पावर में होना चाहिए, कुछ संख्या होना चाहिए, और 5 होना चाहिए, और कुछ संख्या होनी यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ प्राकृत संख्या, मान सकते हैं प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, यानी 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 भी होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 और 5 नीचे दिखाई देना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या दिखाई दे रहा है तो वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, केवल 2 रहेगा तो भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा। जैसे 1/2 शांत है कि नहीं है? 1/5 शांत है कि नहीं है? 1/2 के पावर 5 शांत है कि नहीं है? 1/2 के पावर जो है 10 शांत है कि नहीं है? 1/5 के पावर 5 शांत है कि नहीं है? लेकिन 1/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 क्या ये शांत है? नहीं है। हम क्या बोले कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा दिखता है तो शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अशांत होगा। शांत नहीं है, क्या होगा? अशांत होगा। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 7 दिखा। इसमें क्या है कि 2 और यहाँ पे देख रहे हैं 5 के अलावा कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये शांत नहीं होगा, क्या होगा? अशांत होगा। यहाँ पर देखिए और दिखाते हैं 8/25 क्या शांत है? तो देखते हैं 8/25 के करिएगा तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 यानी 5 5 25। अब 5 हम अभी बोले कि नीचे केवल 5 दिखेगा तो भी शांत होगा। तो शांत होगा कि नहीं होगा? तो हाँ होगा। एक और संख्या कभी कभी दिमाग पगलाने के लिए दे देता है 15। बताइए शांत होगा कि नहीं होगा? तो अभी हम सिखाएं कि सर
आप बताएं कि इसको नीचे वाला के गुणनखंड करो, तो 3 गुना 5 कर दिए। अब 5 के अलावा कोई दूसरा दिखेगा तो जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी देखना है कि ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्या बचेगा, 1/5 कट जाएगा। जो बचेगा उसको में देखना है कि शांत है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कट गया, क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा। तो नीचे केवल 5 है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए यस आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर ले ले 27, देखते हैं, इसको करिएगा तो 3 के पावर 3 मिलेगा। 3 आ गया, हम बोले कुछ 2 और 5 के अलावा कोई आ जाएगा, शांत या शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इतना टॉपिक हम लोग सीखे होंगे, शांत और अशांत के बारे में भी हम लोग सीखे, और जो भी संख्या के बारे में जो है सीखे हैं, आसानी पूर्वक सीखे होंगे। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो LSS ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, LSS का मतलब होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करना है एक साथ। हाँ, और एक बात और, जब सब्सक्राइब करिएगा तो उसमें एक बगल में एक घंटी बजता है टूई से, तो घंटिया को जो है ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो आप जो यहाँ से कुछ भी जो है वीडियो डाला जाए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाए। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया होगा अच्छे से आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय फास्ट स्टडी यूट्यूब फैमिली। जय हिंद।